गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में पाठ 15 अपठित गद्यांश और काव्यांश के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि अपठित अर्थात दो शब्दों से मिलकर अपठित शब्द बना हुआ है। और पठित का अर्थ है नहीं, पठित मीन्स पढ़ा हुआ, अर्थात जो पढ़ा हुआ नहीं होता है उसे अपठित कहते हैं। अब अपठित गद्यांश और काव्यांश दोनों होते हैं, अर्थात जो कविताएं नहीं पढ़ी गई रहती हैं वह, और जो गद्यांश नहीं पढ़े गए रहते हैं वह। इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके परीक्षाओं में अपठित गद्यांश और काव्यांश पूछे जाते हैं। इन अपठित गद्यांशों और काव्यांशों को पढ़कर उसके द्वारा दिए गए कुछ नीचे प्रश्न रहते हैं, जिसका उत्तर विद्यार्थी को उस गद्यांश को पढ़कर या काव्यांश को पढ़कर देने होते हैं। यह प्रश्न का उत्तर जो भी लिखा जाता है वह अपने शब्दों में लिखा जाता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न दिया गया हो उस प्रश्न को काव्यांश अथवा गद्यांश से वैसे ही जैसे काव्यांश या गद्यांश में दिया हुआ है वैसे ही उतार दिया जाए, बल्कि उसको अपने शब्दों में बनाकर उसके दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखा जाता है। इसलिए प्रश्नों को देते समय उसमें निर्देश भी दिया गया रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखें। इसको लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। इन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए आप कुछ बताए गए निर्देशों का पालन करेंगे तो आपके दिए गए उत्तर बिल्कुल सही होंगे। अर्थात सबसे पहले तो गद्यांश या काव्यांश को खूब अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और प्रत्येक शब्दों को समझकर दो बार पढ़ना चाहिए, जिससे दिए गए गद्यांश या काव्यांश के शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ जाए। दूसरा, दिए हुए प्रश्नों को पढ़ें। पहले जब गद्यांश या काव्यांश पढ़ लें, उसके बाद उसके नीचे जो दिया गया प्रश्न है उसको पढ़ लें, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्नों को पढ़ लेने के बाद पुनः आप गद्यांश या काव्यांश को पढ़ें और जो उससे संबंधित आपको वहां पे उत्तर मिलते हैं या जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उसे आप पेंसिल से रेखांकित करते हुए आगे बढ़ते रहें। इसके बाद जब आप काव्यांश अथवा गद्यांश पढ़ लेंगे तो उसका जो शीर्षक है उसको सोचें। शीर्षक का चुनाव आप कैसे करेंगे कि शीर्षक के इर्द गिर्द पूरा काव्यांश अथवा गद्यांश की कहानी घूमती रहती है। तो आप उसमें देखें कि कौन सा ऐसा शब्द है या कौन सा ऐसा भाव है या कौन सा ऐसा बिंदु है जिसके इर्द गिर्द पूरा काव्यांश अथवा गद्यांश की कहानी घूम रही है। तो जो शब्द ऐसा आपको मिलेगा, जो भाव आपको मिलेगा, जो केंद्रीय भाव उसका होगा, वही उस काव्यांश अथवा गद्यांश का शीर्षक होगा, जिसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे आपके पुस्तक में कुछ दिया हुआ है काव्यांश और गद्यांश, जिसमें से एक मैं आपको पढ़ के उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी सभी लोग अपने अपने पुस्तकों से काव्यांश अथवा गद्यांश को लिखकर अभ्यास करेंगे। जैसे कि आप देखें पेज नंबर 115 अर्थात 150, जिसमें दिया हुआ है जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान है। अर्थात जिस जगह पे हमारा जन्म होता है वह जन्मभूमि कहलाती है और वह जन्मभूमि सबसे महान मानी जाती है। हमने जिस देश में जन्म लिया उस देश को सुंदर बनाने में रखना हमारा पहला कर्तव्य है। अर्थात जिस जगह हमारा जन्म होता है हमें प्रयास करना चाहिए उस जगह को अधिक सुंदर बनाए रखें। जब हमारे हृदय में आस्था हो, संकल्प हो और आंखों में सुंदर स्वप्न हो तो हम अपने देश को महान बना सकते हैं।
ऐसा स्वप्न नहीं जो ऊँघा हुए लोग देखा करते हैं। बहुत से व्यक्ति स्वप्न देखते हैं। कुछ लोग दिन में ही सपने देखते रहते हैं, इस दिवा स्वप्न कहते हैं, और बहुत से रात्रि में सोते हुए। तो दोनों सपनों में अंतर होता है। जीवन का स्वप्न वह है जो दूसरों की भलाई के लिए देखा जाता है, अर्थात आपको ऐसा स्वप्न देखना है जो दूसरों की अच्छाई और उसकी उन्नति के बारे में सोचा जाए। धरती के अंधेरे में हम एक बीज डाल देते हैं, अंधकार में वह बीज अपने आप को तोड़ता है, अपने आप को मिटाकर भी अंकुर को ऊपर आलोक में निकालता है। जब वह स्वयं मिटता है तब धरती में अंकुरित पौधा उत्पन्न होता है। अर्थात जब कोई अपना बलिदान करता है तभी वह किसी दूसरे को प्रतिफल दे पाता है, अर्थात उसका नया जन्म, पुनर्जन्म उसका हो जाता है। जिस प्रकार से धरती में बीज डालने से वह अपने स्वरूप को परिवर्तित कर देता है और एक नए पल्लव के रूप में बाहर निकल आता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी होना चाहिए। उसमें फूल निकल आते हैं और उसका सौरभ वातावरण में व्याप्त हो जाता है। कौन सा ऐसा सौरभ है जिसको कली ने या फूल ने बांध कर रखा हो, अर्थात उसकी उन्नति को कोई भी बांध कर नहीं रख पाता। फूल खिल जाता है और उसका सौरभ सबको हो जाता है। जीवन का ध्येय भी यही है। जब हम अपने आप को थका देंगे, किसी उद्देश्य के लिए समो देंगे, उसमें अपने आप को और खाद देंगे अपने जीवन की, तभी वह पनपेगा और तभी कोई स्वप्न साकार होगा। अर्थात जब हम अपना बलिदान देते हैं तभी कोई नया कार्य सफल होता है। तो इस तरह से इस अनुच्छेद में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। संभवतः इसके उत्तर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप अपने पास से भी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, देश को सुंदर बनाने से क्या अभिप्राय है, अर्थात देश को आप सुंदर किस तरह से बना सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम अपने हृदय में देश के प्रति आस्था, संकल्प और अच्छे सपने लेकर के उसको सुंदर बना सकते हैं। अपने आप को मिटाना, कहा गया अपने आप को मिटाना, ये लेखक का क्या तात्पर्य है। तो आप इसका उत्तर, संभावित उत्तर दे सकते हैं कि अपने आप को सर्वस्व बलिदान कर देना, अर्थात अपनी जन्मभूमि पर अपना सब कुछ बलिदान करके उसकी सुंदरता को बनाए रखना और उसकी उन्नति में सहायता करना। तीसरा दिया, गद्यांश के अनुसार इस जीवन का उद्देश्य ध्येय क्या होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं इसका उद्देश्य ध्येय समर्पण होना चाहिए। इस तरह से अन्य अभ्यास आप में काव्यांश और गद्यांश में दिए गए हैं। आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर स्वयं अभ्यास करें और लिखने का प्रयास करें। अतः उम्मीद है कि आपको अवधिक के उत्तरों को ध्यान से लिखने और समझने में अभिरुचि उत्पन्न हो गई होगी और आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।